बाजार के लिए एक और सत्र कमजोर रहा। हालांकि दिन की ऊंचाई से अगर देखें तो बाजार काफी कमजोर होता हुआ आखिरी कुछ घंटे में दिखा, और सबसे बड़ी चिंता थी जिस तरह की एफआईआईज की बिकवाली हमने शुक्रवार के सत्र में देखी, एमएससीआई रीबैलेंसिंग के बाद से जो नंबर आए एफआईआईज की बिकवाली के, वो एक चिंताजनक बात थी। कच्चे तेल को लेकर वापस से चिंताएं बढ़ गई है, वापस से कल क्रूड में यहाँ पर तेजी दिख रही है, और यूएस ईरान में जो डील की संभावनाएं बन रही थी और वापस से उस प्रपोजल में जिस तरह के अमेंडमेंट की बात हो रही है, फिर से अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही है, और सारे फैक्टर बाजार पर हावी थे। और घरेलू फैक्टर की बात करें तो रुपए की कमजोरी हो या मानसून की अगर चाल देखें तो मानसून के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार काफी कमजोर हो सकता है। सारे फैक्टर बाजार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस बाजार में भी क्या आपके लिए मौके हैं, यही जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीए तपन डॉट इन से तपन जी है। तपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका, और बिजनेस 24 की तरफ से आपको शुक्रिया कहेंगे। आपने अगले दिन की तैयारी करानी है। सर बताइए क्या लग रहा है इस बाजार में। सबसे पहले इंडेक्स से शुरुआत कर लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आपकी राय क्या बन रही है? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन जी। ये देखिए, ओवरऑल मार्केट की बात करें तो जैसे आपने बोला ना, काफी वीकनेस है। ऊपर के लेवल पे ना सेलिंग प्रेशर आ ही जा रहा है, और हम लोग ये रेंज में काफी टाइम से घूम रहे। 24,000 लेवल पे जाते हैं और थोड़ी सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं। और मैं फंडामेंटल ज्यादा बात करूंगा तो फंडामेंटल मुझे अभी लग रहा है कि जो Q1 जो अर्निंग्स आएगी वहां थोड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा खासा प्रॉब्लम रह गया, क्योंकि ऑयल ये पूरा क्वार्टर ऑन अ हायर साइड रहा है। अब ये ऑन हायर से तो उनकी अर्निंग्स में डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। Q4 की जो अर्निंग थी वो ठीक ठाक निकल गई है, लेकिन मार्केट आगे देख रहा है, और आगे देखने में अभी इतनी पिक्चर इतनी अच्छी दिख नहीं रही है। जैसे आपने बताया, अभी भी ईरान यूएस की डील फाइनल नहीं हुई है। ऊपर से मॉनसून इस बार अच्छा नहीं है। वापिस रुपी वीक है, ऑयल प्राइसेस 93 94 के आसपास। तो ये सब रीजन अभी हमें वीक कर रहे हैं, और एफआई की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। और मैं हमारे क्लाइंट्स को तो मैं नॉर्मली डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर पे ही ज्यादा फोकस करे तो बेटर रहेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर बेटर अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आई थिंक अभी भी चांसेस डोमेस्टिक सेक्टर के ज्यादा अच्छे कि वो अर्निंग्स रिवाइवल और फास्ट आए कंपेयर टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। ओके, तो आपको लग रहा है कि डोमेस्टिक थीम वाली कंपनीज पे फोकस ज्यादा करें, एक्सपोर्ट वाले एक्सपोजर वाली कंपनियों से अभी फिलहाल दूर रहे, क्योंकि जिस तरह के माहौल है ऐसे माहौल में आपके लिए रिस्क वहां पर ज्यादा दिख रहे हैं। सर अगर उस थीम पर, अगर डोमेस्टिक ड्रिवन अगर थीम पर अगर भरोसा है, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे जो आपको पसंद आ रहे हैं, और टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा। जी देखिए, मैं नॉर्मली एक साल की मैं बात करूंगा तो यहाँ से मुझे हॉस्पिटल्स, होटल्स, फिर इवन अगर आप डिफेंस देख ले, पावर थीम तो बहुत अच्छी चल ही रहे। तो कुछ नाम देना चाहूंगा। तो फिर अगर आपको पावर थीम जाना है तो जैसे ये हमारे जो अभी नीचे आ रहे हैं कैपिटल गुड्स में, तो थोड़े नीचे आएंगे तो हिटाची और थोड़ा नीचे आता है, 15-10-15% नीचे, तो आप वो देख सकते हो। फिर इवन नो पीएफ वैल्यूएशन वाइज मुझे अच्छा लग रहा है। फिर आप अदानी पावर है या अदानी ग्रीन थोड़े नीचे आते तो वो देख सकते हैं, क्योंकि वहां मुझे पता है कि नो कैपेक्स बड़ा आ रहा है। सो वैसे फिर इवन होटल्स में अगर आप देखा जाए तो फॉर एग्जांपल आईटीसी है या इंडियन होटल्स है, वो थोड़े नीचे आए। हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में आप अपोलो हॉस्पिटल ले लीजिए या फोर्टिस ले लीजिए, वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ सेक्टर है ना, वहां आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और वहां मुझे लग रही है कि ट्रेंड काफी ऊपर है कंपेयर टू अदर सेक्टर। बाकी सब में फार्मा, अगर एक्सपोर्ट में एक एक्सेप्शन अगर आपको लेना है तो एक फार्मा सेक्टर है जहां आप ध्यान देख सकते हो, जहां मुझे लग रहा है कि जैसे सिप्ला हो या लुपिन हो, उनका नो यूएस और यूरोप का ट्रेड्स अच्छे हो रहे हैं और वहां सेल्स भी बढ़ रहा है, तो वहां भी आप ध्यान रख सकते हो। तो एक्सपोर्ट में एक सिर्फ फार्मा एक कंपेरेटिवली अच्छी थीम लग रही है। ओके, तो आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में फार्मा अच्छी थीम लग रही है, ल्यूपी जैसे नाम आपने बताए भी हैं, और साथ साथ डोमेस्टिक ड्रिवन थीम जो आपको पसंद आ रही है वो भी नाम आपने बता दिए, इसमें आईटीसी है, इंडियन होटल्स है, हितैची के नाम आपने लिए हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी कंपनीज है जो आपने यहाँ पर सलाह दी है, लेकिन नजरिया आपको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, थोड़े करेक्शन का वेट करें। हितैची में जैसे इन्होंने कहा कि 15% तक की गिरावट आए उसके बाद एंट्री करें, तो आपके लिए ज्यादा रिवॉर्ड होंगे, रिस्क कम हो जाएंगे। सर आपने फार्मा के नाम लिए तो वॉकहार्ट का की चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की तेजी दिखी थी, और यहाँ पे जेनरिक कंपनी के तौर पे जानी जाती है इंडियन कंपनीज आमतौर पे, और जो इन्होंने अब जो नई दवा को मंजूरी मिली है यूएस एफडीए की तरफ से, ये वाकई एक माइलस्टोन कह सकते हैं।
और ये एक ऐसी दवा है जिसे कहा जा रहा है कि ग्लोबल रेवेन्यू और यूएस के रेवेन्यू, कंपनी के कुल रेवेन्यू में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वॉकहार्ट को लेकर आपकी राय क्या बन रही है सर? आई एम क्वाइट पॉजिटिव विद दिस स्टॉक, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी जो एंटीबायोटिक फ्रेंचाइजी है वो भी अच्छी तरह से प्लान हो रही है। अगर नोवेल ड्रग कमर्शलाइजेशन में भी उनका फोकस है, और यहाँ स्पेशलिटी फार्मा पे जो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, जैसे ये आपने जो अभी दवाई की वहां भी अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा आगे जाके डिमांड वहां से दिखेगी हमें। यहाँ हमें बस वही है कि जो एंटीबायोटिक की जो ग्लोबल डिमांड है वहां अगर वो प्रॉपरली योगदान दे पाए तो आई थिंक उनके मार्जिन थोड़े इंप्रूव हो सके, क्योंकि क्या होता है कि इनका जो लेगेसी बिजनेस है थोड़ा वो स्लोअर साइड है और रेगुलेटरी रिस्क हमेशा एफडीए का रहता है। लेकिन कंपेरेटिवली इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है, और लाइसेंसिंग भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक इनके पास ऑलरेडी वैल्यू क्रिएशन है वहां। तो यहाँ आप 100% आप नजर रखिए, और नो इस लेवल पे नहीं, लेकिन एसआईपी मैनर पे बाय करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। लेकिन यस, एसआईपी में लॉन्ग टर्म में जाए कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ओके, तो लंबी अवधि में वॉकहार्ट को लेकर भी दिक्कत नहीं हो रही है। जिस तरह से एंटीबायोटिक की ये दवा को मंजूरी मिली है, ये कंपनी के लिए कहा जा रहा है कि काफी गेम चेंजर होगा। लेकिन इस तेजी में ना खरीदे, धीरे धीरे गिरावट पे खरीदे, एसआईपी के रूट के जरिए जाए, लंबी अवधि का नजरिया रखे, ये तपन जी की तरफ से सलाह है। आईटी सर, जिस तरह की बड़ी गिरावट के बाद हमने रिकवरी, अच्छी रिकवरी भी देखी है, बहुत सारे ऐसे नाम है, क्या ये रिकवरी आपको सस्टेनेबल लग रही है या अभी भी पेन बचा हुआ है? आईटी सेक्टर को लेकर आपकी राय क्या है, और यहां से कोई लॉन्ग टर्म पिक है क्या, या भी रुकना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को? ऑनेस्टली मैं इतना बुलिश नहीं हूँ आईटी में पिछले 1.5 साल से, क्योंकि रीजन वही है कि एआई का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। हाँ, बीच बीच में ऐसे आपको रैली मिलती रहेगी, क्योंकि स्टॉक ऑफ कोर्स अपने वैल्यूएशन के आधे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो मार्जिन गाइडेंस पता नहीं चले कहाँ जाके रुकेगा ना, क्योंकि जिस तरह से, और प्लस हमारा ब्रेड एंड बटर क्या है कि एआई को इम्प्लीमेंट करना है। अभी आप देखिए ओपन एआई ने अपना एक अलग से डिपार्टमेंट ओपन कर दिया है जहां वो इम्प्लीमेंटेशन भी करके देंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। अब हम लोग कहें कि नहीं, हमको कोफोज परसिस्टेंट वो उसमें जाना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि जब सभी आईटी सेक्टर ओवरऑल नहीं चलता ना, तो कोफोज परसिस्टेंट में भी इशू आ जाते हैं, क्योंकि उनका भी डी रेटिंग होता है। तो मुझे तो लग रहा है कि नेक्स्ट तो 2-3 एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर मुझे लग रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है और कौन लीडर बनेगा, क्योंकि एआई इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसका फिर किस तरह से कहते हैं ना डिमांड रहेगी, प्राइसिंग क्या रहेगी, वो हमें पता नहीं है। तो आई थिंक बहुत सारे सेक्टर जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, वहां बेटर अपॉर्चुनिटी, तो क्यों जाना है यहाँ? तो मेरे हिसाब से तो अभी तो अवॉइड करना ही रहेगा। 1 साल बाद हमें जब क्लैरिटी आए कि कौन है विनर, फिर थोड़ा महंगा ले लेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ले तो बेटर है। ओके, तो 3-4 क्वार्टर रुक जाए, ज्यादा क्लैरिटी आने दे, जो भी पेन है निकल जाने दे। उससे पहले भी बाजार इतना बड़ा है, इतने बड़े स्पेक्ट्रम में क्या जरूरत है आपको एक जहां पर रिस्क दिख रहा है वहां पर जाने का? यहाँ और भी जगह है जहां पे आपको रिवॉर्ड बेहतर मिल सकते हैं। सर, मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है। आपकी नजर में मिड कैप स्मॉल कैप, ऑलरेडी मिड कैप हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई के पास इंडेक्स है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आपको? मिड कैप स्मॉल कैप काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और आप देखिए कि काफी सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिकवर गए। पहली बात तो वो गिरे भी बहुत ज्यादा ही थे, 50-60% गिर चुके, तो एक पुल बैक रैली तो थी कि आएगी आएगी, और हम लोग काफी ओवरवेट है मिड कैप और स्मॉल कैप में। द रीजन इज सिंपल कि आगे जाके जब भी अर्निंग रिवाइवल आएगी, अब देखिए वो 1-2 क्वार्टर के बाद आएगी, लेकिन मार्केट उसको अभी से डिस्काउंट करना चालू कर देता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो ओवरऑल एफआई की जो सेलिंग प्रेशर इतना नहीं दिख रहा है जो आपको लार्ज कैप में दिख रहा है, तो वहां आपको थोड़ा कम दिख जाता है। और इसलिए यहां से भी जैसे हमने जो सेक्टर्स के नाम दिए, वहां भी मिड कैप स्मॉल कैप है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखें तो बैंक्स, एनबीएफसी भी अच्छा परफॉर्म किया है कंपेरेटिवली स्मॉल कैप। अगर हम लोग नाम कुछ दूसरे जैसे करूर वैश्य बैंक ले लो, डीसीबी बैंक ले ले, एनबीएफसी में भी अगर आप देखें तो छोटे छोटे बैंक्स में भी अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स में अच्छा परफॉर्म हो रहा है, एप्टस हो या वो सब हो, तो वहां भी अगर आप नजर में रखें। होटल्स में भी अभी थोड़ी रिकवरी बाकी, लेकिन वहां भी आपको वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच नहीं दिख रहे, तो ऑफकोर्स आपकी नजर रहनी चाहिए। देखिए ये क्या है कि ऑयल प्राइसेस जैसे नीचे जाएंगे ना, जब 80 के नीचे, अब पता नहीं कब होगा, 2 महीने 3 महीने बाद, फिर आप एक सस्टेंशियल रैली देखेंगे 2-3 क्वार्टर के बाद। लेकिन जैसे मैंने बोला, स्टॉक प्राइसेस पहले चलने लगते हैं, तो आप ज्यादा वेट करोगे
तो फिर रुक जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक लोगों को पोजीशन अभी से बनानी चाहिए, और अगर 2 साल 3 साल का व्यू है, आई थिंक स्मॉल एंड मिड कैप विल आउट परफॉर्म लार्ज कैप इन अ सब्सटेंशियल मैनर। ओके, तो 2 से 3 साल का अगर नजरिया रखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करती नजर आएगी। सर जाते जाते एक ऐसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको लग रहा है कि जहां पर खरीदारी जरूर करनी चाहिए, और एक ऐसा स्टॉक जहां अवॉइड करें? ये देखिए, आपको अगर जाना है तो आई थिंक जैसे मैंने पावर बोली, वैसे डिफेंस थीम भी एक ऐसी थीम है जहां आप देखिए तो ये क्वार्टरली रिजल्ट में मैंने देखा है कि एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा हुआ है। और काफी सारे, अब मैं थोड़े बड़े नाम लूंगा, लेकिन जैसे BELO, HALO, BDL का नहीं, BLHL ले लीजिए, मैक्सिकॉन ले लीजिए, वहां आप देखिए तो एक अच्छा खासा एग्जीक्यूशन आ रहा है। तो ये अगर आप 3 4 साल भी रखोगे, अगर ये नहीं भी लेना है तो आप डिफेंस का ETF ले सकते हो, जैसे मोतीलाल ओसवाल का ETF है डिफेंस रिलेटेड, तो वो भी ले लीजिए। लेकिन ये आप पावर थीम और डिफेंस थीम को अगर 5 साल 10 साल रखेंगे, मुझे लग रहा है कि वहाँ एक सब्सटेंशियल गेन रहेगा। अगर आप बोले कि कौन सी चीज इग्नोर करनी चाहिए, तो मैं जैसे IT में बेरिश हूँ, तो मुझे लग रहा है अभी भी लार्ज कैप IT आपको वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बेटर अवॉइड कीजिए। वहां मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन ज्यादा लंबा हो सकता है। ओके, तो कंसोलिडेशन लंबा हो सकता है, लार्ज कैप आईटी से दूर रहें, लेकिन डिफेंस और पावर सेक्टर 5 से 10 साल के जो निवेशक है उनके लिए बढ़िया लग रहा है। अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में प्ले नहीं करना चाहते हैं तो आप ETF के रूट के जरिए भी जा सकते हैं, डिफेंस स्टॉक्स को प्ले करते हैं। कुछ नाम भी इन्होंने बता दिए थे जिसमें BEL जैसे नाम थे, यहाँ पर आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। BEL और BDL जैसे नाम थे। कुछ और नाम सर डिफेंस में आपको लग रहा है जो ऐड कर सकते हैं? ऐसे तो काफी है, क्योंकि अगर आप वहां देखें तो छोटे में पारस डिफेंस है। फिर अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में अभी इस बार के रिजल्ट थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं, तो आप जेन टेक्नोलॉजी भी नजर में रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, थोड़ा लंबा सोच के चलना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। ओके, तो क्योंकि न्यूज ड्रिवन है, जिस तरह की न्यूज वॉर की आती है उस हिसाब से ये चलती भी है। जब चीजें वॉर प्रीमियम खत्म होता है तो गिरती भी हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रिफिलिंग का भी वक्त आ रहा है। बहुत सारे वॉर के बाद से बहुत सारे इक्विपमेंट्स है वो खत्म हो रहे हैं, तो उसका फायदा भी आगे चल के मिलेगा। तो लंबी अवधि का प्ले है, लॉन्ग टर्म प्ले के तौर पे ये सारे स्टॉक्स आपको तपन जी यहाँ पर बता रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को लॉन्ग टर्म स्टोरी के बारे में, नए स्टॉक्स के बारे में बताए, गाइड किया। सर जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। यार, जो भी स्टॉक डिस्कस हुए मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में और स्मॉल केस एंड मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच सर, बिजनेस 24 टीवी के दर्शकों के लिए आपने समय निकाला और उन्हें गाइड किया। थैंक यू सर। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ।